लिख लीजिए क्वेश्चन। इंडो एंग्लियन पोइट्री in the 19th century. In the 19th century, slash impact of romanticism, impact of romanticism, IMPACT, impact of romanticism on the 19th century Indo-Anglian poetry. On the 19th century Indo-Anglian poetry. Slash Indo-Anglian poetry of the first phase. Indo-Anglian poetry of the first phase. इस तरह से आपको क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन आना चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट आंसर टाइप। शॉर्ट आंसर में आपको आंसर लिखना है 150 वर्ड्स में, लेकिन पेपर सेटर्स का कोई भरोसा नहीं है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी पूछ देगा। कोई भरोसा नहीं है, आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो मेंटली आप सभी स्थिति के लिए रेडी रहिए। अब इंडो एंग्लियन पोइट्री के लिए एक और टर्म का इस्तेमाल होता है और वो टर्म है इंडियन इंग्लिश पोइट्री। तो वहीं पर आप मार्जिन में लिख लीजिए इंडियन इंग्लिश पोइट्री। इंडो एंग्लियन पोइट्री के लिए एक और शब्द का इस्तेमाल होता है इंडियन इंग्लिश पोइट्री। क्यों होता है, कैसा होता है, इस बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। किसी रेलिवेंट जगह इस बात का जिक्र होगा। मार्जिन में एक चीज और लिख लीजिए। मार्जिन में एक चीज और लिख लीजिए कि इंडो एंग्लियन पोइट्री 4 फेजेस में डेवलप हुआ, 4 स्टेजेस में डेवलप हुआ। इसको 4 फेजेस ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री बोलते हैं। पता नहीं आंसर में आपके लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ है, भूल गए होंगे। 4 फेजेस ऑफ, देखिए तो फर्स्ट पैराग्राफ के बाद कुछ लिख करके काटा हुआ है क्या? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? यस सुनाई दे। फर्स्ट पैराग्राफ के बाद लिख करके कुछ काटा हुआ है? नहीं। नो सर। 4 फेजेस ऑफ इंडो एंग्लियन, मार्जिन में लिखिए 4 फेजेस ऑफ इंडो एंग्लियन पोइट्री। नंबर 1, the age of pioneers, the age of pioneers, PIONEERS, the age of pioneers, 1820 से 1870, 1820 से लेकर के 1870 के बीच में भारत में अंग्रेजी में जो कविताएं लिखी गई उस फेज को बोलते हैं द एज ऑफ पायनियर्स। शुरुआत करने वाले, पायनियर्स शुरुआत करने वाले।
फेज नंबर 2, द एरा ऑफ इंडियन रेनेसां, द एरा, ERA, एरा ऑफ इंडियन रेनेसां। रेनेसां शब्द आप जानते हैं। द एरा ऑफ इंडियन रेनेसां 1870 से 1900 तक, 1870 से 1900 तक। तीसरा फेज, द एरा ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग, द एरा ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग, AWAKENING, द एरा ऑफ पॉलिटिकल अवेकनिंग 1900 से लेकर के 1947, 1900 से 1947 जब भारत में आजादी की लड़ाई चल रही थी। और चौथा फेज, सर 1900 से भारत आजाद कब हुआ था? 1967 की 77 तब हुआ था। 1947 में 1947 उसके बाद चौथा फेज, द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, द एरा ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसको द मॉडर्न एज भी बोलते हैं, द मॉडर्न एज भी बोलते हैं। 1947 से लेकर के आज तक, 1947 से लेकर के आज तक, इन 4 फेजेस में लिटरेचर डेवलप हुआ, इंग्लिश लिटरेचर डेवलप हुआ इंडिया में, इन 4 स्टेजेस में। तो आपको प्रश्न किसी स्टेज पर पूछ देगा। चलिए शुरू करते हैं। अप्रूव्ड विद अ सिविल ईयर बाय मेनी, जब कभी भी इंडो एंग्लियन पोइट्री की बातचीत निकलती थी या इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात निकलती थी कि भारत में अंग्रेजी में कुछ लिखा जा रहा है, जब कभी भी ये बात निकलती थी तो आज से 60-70 साल पहले, 80 साल पहले लोग ये सुन करके मुस्कुरा देते थे। मुस्कुरा देते थे मतलब लोगों का रहता था कि ये इंडियन अंग्रेजी में क्या लिखेंगे। सिविल ईयर मतलब मुस्कुरा करके मजाक उड़ा देना, मुस्कुरा करके मजाक उड़ा देना। अप्रूव्ड विद अ सिविल ईयर बाय मेनी, आज से 80 साल पहले अधिकांश लोग इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की बात जैसे ही चलती थी, IWE, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, तो लोग मजाक उड़ा देते थे। एंड डैम्ड, और निंदा की जाती थी इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश की विथ फेंट प्रेज। किसी से पूछा जाता था कि अच्छा ये बतलाइए कि इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश कैसी है, तो जवाब दे दिया इंग्लैंड के किसी क्रिटिक ने कि हाँ ठीक है, चलो ठीक है, कोशिश करते रहो। विथ फेंट प्रेज, हल्की फुल्की प्रशंसा कर दी, निंदा नहीं किया। आप मेरे पास आए चित्र बना करके कि कैसा चित्र बनाए हैं सर, देख दीजिए, और चित्र बहुत ही भद्दा है, तो हम क्या करेंगे? यहां ठीक बनाए जी, फिर से कोशिश करना। तो वही बोलते थे ये लोग। बाय सम फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश के लिए यही स्थिति रही पूरे यूरोप में। इन
इंडियन इंग्लिश लिटरेचर, इन पर्टिकुलर इंडो एंग्लियन पोइट्री, लेकिन इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश, खास करके इंडो एंग्लियन पोइट्री जो है, अब ब्रांचेस तो कई हैं, पोइट्री है, ड्रामा है, शॉर्ट स्टोरी है, नॉवेल है। इंडो एंग्लियन पोइट्री हैज कवर्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, एक लंबा फासला तय कर लिया है इंडो एंग्लियन पोइट्री ने। आज की तारीख में इंडो एंग्लियन पोइट्री को नोबेल प्राइज भी मिल गया। किसको मिला था नोबेल प्राइज? किसको मिला था नोबेल प्राइज? एपीजे अब्दुल कलाम को। इंडो एंग्लियन पोइट्री के लिए किसको मिला नोबेल प्राइज? आवाज सुनाई दे रही है मेरी? सर मे बी रविंद्रनाथ टैगोर सर। रविंद्रनाथ टैगोर को मिली थी नोबेल प्राइज उनकी किताब गीतांजलि के लिए, जिसका ट्रांसलेशन उन्होंने खुद ने अंग्रेजी में किया था सॉन्ग ऑफरिंग्स के नाम से। आगे कहीं पर रेफरेंस आ जाएगा। तो लंबा फासला तय कर लिया है इंडो एंग्लियन पोइट्री ने। इनफैक्ट इट मेड अ लेट बिगनिंग। अंग्रेज कब आए भारत में? अंग्रेज भारत में कब आए? मुगल काल में आए कि गुप्त वंश के काल में आए? मुगल काल में। कुछ तो अता पता रखोगे ना जी। 1600 में मुगल काल में अंग्रेज आए। सर टॉमस रो आया था सबसे पहला आदमी जहांगीर के शासनकाल में। तो मुगल काल में अंग्रेज आ गए थे इंडिया में। बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था? कोई खबर नहीं। 1757 में। उसी को बोला जाता है बैटल ऑफ प्लासी 1757, फर्म बिगनिंग ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। उसी को 1757 को माना जाता है एक निश्चित तिथि कि हाँ, अब यहां के बाद अंग्रेजों का शासन अब धीरे धीरे इंग्लैंड में शुरू हो गया, ये इंडिया में शुरू हो गया। तो आ तो गए थे 1600 साल, 1600 ईस्वी में। 150 साल के बाद 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ और धीरे 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 पूरे इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा हो रहा था और ब्रिटिश किंगशिप का इंडिया पर कब्जा कब हुआ? ब्रिटिश सरकार के अधीन इंडिया कब गया? 1857। 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से 1857 के रिवोल्ट के बाद। तो अंग्रेज काफी पहले हिंदुस्तान में आ गए थे और अंग्रेज क्या में लिखते थे और क्या बोलते थे? फ्रेंच बोलते थे या इटालियन बोलते थे? क्या बोलते थे? इंग्लिश। तो इंग्लिश को आए हुए लगभग 250 साल बीत चुके थे, लेकिन भारत में अंग्रेजी में कुछ न लिखा जा रहा था, न कुछ बोला जा रहा था। In fact, it made a late beginning. भारत में अंग्रेजी में लिखा जाना शुरुआत काफी देर से हुआ। अंग्रेज आ गए थे सन 1600 में ही, लेकिन अंग्रेजी में भारतीयों के द्वारा लिखा जाना ये काफी लेट शुरू। कब शुरू हुआ? आफ्टर मैकॉलेज फेमस मिनट ऑन एजुकेशन ऑफ Feb 2, Feb
द सेकेंड 1835। फरवरी 2 फरवरी 1835 को मैकॉले ने अपना प्रस्ताव रखा। मिनट्स शब्द नहीं समझेंगे तो प्रस्ताव समझ लीजिए। लॉर्ड थॉमस बैबिंगटन मैकॉले, जो लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल था इंडिया में, उसने पहली बार प्रस्ताव रखा भारत में कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। मैकॉले का नाम आप भूल नहीं सकते हैं, और मैकॉले का मिनट्स ऑन एजुकेशन ये आप नहीं भूल सकते हैं। और फरवरी 1835, 2 फरवरी याद रहे चाहे नहीं रहे, फरवरी 1835 आप नहीं भूल सकते हैं। उस समय का ये लॉ मेंबर ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल था। उन दिनों भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नर जनरल के माध्यम से शासन करती थी। ईस्ट इंडिया कंपनी या गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव था गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिक। नाम सुना हुआ कुछ लगता है? यस सर। उसी के काउंसिल में ये मेंबर था। इसने प्रस्ताव रखा कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था लागू होनी चाहिए। यहां से जब प्रस्ताव पहली बार गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया था। तब लॉर्ड मैकॉले ने एक प्रस्ताव भेजा, और बहुत ही जबरदस्त प्रस्ताव इसने भेजा, जिसे बाद में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, और भारत में अंग्रेजी शिक्षा व्यवस्था बस इसी 1835 के लॉर्ड मैकॉले के मिनट्स के बाद लागू हो गया। इसके पहले भारत में शिक्षा की क्या व्यवस्था थी? भारत में शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जिसको हम लोग प्राइमरी एजुकेशन बोलते हैं, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां तक, वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दी जा रही थी। वर्नाक्युलर लैंग्वेज में मतलब स्थानीय भाषाओं में दी जाती थी। तमिल में दी जा रही है, मलयालम में दी जा रही है, कन्नड़ में दी जा रही है, इन भाषाओं में दी जा रही थी। मगध क्षेत्र है तो मगही में भाषा में दी जा रही है, भोजपुर है तो भोजपुरी में दिया जा रहा है, मिथिला है तो मैथिली में दिया जा रहा है। स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल होता था 8वीं तक एजुकेशन देने में। विद्यार्थी कोई बहुत फॉर्मल स्कूल नहीं था। विद्यार्थी स्थानीय भाषाओं में पढ़ने के अलावा संस्कृत और फारसी भी पढ़ते थे, क्योंकि कोर्ट का लैंग्वेज जो था वो फारसी था। सरकारी भाषा जो थी वो फारसी थी। मुगलों के समय से ये चला आ रहा था, तो इनकी पढ़ाई होती थी। और 8वां के बाद पढ़ाई जो होती थी, पहला तो स्कूल ही नहीं था, मदरसे थे कुछ इक्का दुक्का, और संस्कृत स्कूल था बनारस में, मदरसा कलकत्ता में। और 8वीं के बाद अगर शिक्षा की कोई व्यवस्था थी तो बस बनारस का संस्कृत महाविद्यालय और कलकत्ता का मदरसा, जिनमें फारसी या संस्कृत पढ़ाया जाता था। स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई नहीं होती थी 6ठी, 7वीं, 8वीं के बाद। इससे ब्रिटिश सरकार को बड़ी दिक्कत हो रही थी। दिक्कत ब्रिटिश सरकार को यह हो रही थी कि ब्रिटिश सरकार इनफैक्ट बोलिए ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में काम करने के लिए कुछ पढ़े लिखे लोगों की तलाश थी। क्लर्क का काम, कि गोदाम में बोरी आया तो कितना बोरी आया नोट कर लिए, और गोदाम से कितनी बोरियां निकल करके गई ये नोट कर लिए, बस। इससे ज्यादा कोई काम नहीं था। और जो लिखा जाए कॉपी में
कि कितनी बोरियां आई और कितनी बोरियां गई, वो ऐसी भाषा में लिखी जाए जो अंग्रेज अधिकारी समझ सके। और अगर अंग्रेज अधिकारी उसको समझ नहीं सके तो कम से कम कोई ऐसा भारतीय हो जो फारसी में लिखी हुई उस बात को अंग्रेज अधिकारी को समझा दे। यानी किसी ऐसे आदमी की तलाश रहती थी जो अंग्रेजी भी जाने और फारसी भी जाने, अंग्रेजी भी जाने, संस्कृत भी जाने। ईस्ट इंडिया कंपनी को ऐसे लोगों की बड़ी सख्त जरूरत थी। और अगर इंग्लैंड से ऐसे व्यक्तियों को वेतन क्या मिलना है, तो बेहद कम मिलना है वेतन। और अगर अंग्रेजी जानने वाले को इंग्लैंड से लाया जाता था तो वह व्यक्ति इतना अधिक वेतन मांगता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लाभ का सौदा ही नहीं था। अगर हजारीबाग में मुझे अपने घर में बर्तन मांजने के लिए महिला चाहिए तो हम क्या करेंगे? उसको मुंबई से मंगाएंगे या हजारीबाग के ही किसी महिला को हम रख लेंगे बर्तन मांजने के लिए? क्या करेंगे? हजारीबाग से सर। क्यों? कि सर वो वेतन कम लेगी। वेतन कम लेगी। तो यही अंग्रेज सोच रहे थे कि अगर भारत में ही थोड़ी बहुत काम चलाऊ अंग्रेजी जानने वाला कोई मिल जाए तो उनका काम हो जाएगा। तो ये लोग अंग्रेजी शिक्षा की वकालत कर रहे थे, लेकिन ब्रिटिश पार्लियामेंट ने उसको रिजेक्ट कर दिया। बाद में मैकॉले ने एक प्रस्ताव भेजा ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने कि अंग्रेजी शिक्षा की जरूरत है, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन ऑनवर्ड्स जो थी वो भारत में केवल फारसी और संस्कृत पढ़ाया जा रहा है और वह शिक्षा ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए यूजफुल नहीं था, उपयोगी नहीं था। यूजफुल लर्निंग टर्म इस्तेमाल करता है वो कि वो बेकार की शिक्षा है। आप वेद पढ़ लीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है? आप कुरान को याद कर लीजिए, हाफिज बन जाइए, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है इससे। तो उसने फरवरी 1835 में ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने प्रस्ताव भेजा कि भारत में आरंभिक शिक्षा जो है वो वर्नाक्युलर लैंग्वेज में दी जाए, स्थानीय भाषाओं में दी जाए, तमिल में, मलयालम में, कन्नड़ में, इन सब भाषाओं में दिया जाए जो वहां की लोकल बोली है। और 8वीं ऑनवर्ड्स बच्चों को संस्कृत और फारसी पढ़ाने के बजाय अंग्रेजी पढ़ाई जाए या संस्कृत फारसी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी पढ़ाई जाए। और इसी से भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई। इट वॉज अ कैप्टिवेटिव बिगिनिंग। और यह शुरुआत जो थी वो बड़ी जबरदस्त थी। शुरुआत ऐसी हो गई कि आज भी आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। और कैसी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं आप? वर्नाकुलर लैंग्वेज के माध्यम से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, स्थानीय भाषा के माध्यम से अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। स्थानीय भाषा कौन सी? हिंदी। हिंदी की सहायता से आप अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई। चलिए, तो इस तरह से 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था शुरू। और अब जब भारतीय अंग्रेजी जानेंगे तभी ना आगे कविता लिखेंगे, कि पहले ही लिख लेंगे? जानने के बाद लेकिन कुछ परिवार ऐसे थे जो निरंतर अंग्रेजी की शिक्षा व्यवस्था शुरू होने के पहले, कुछ परिवार ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे जो निरंतर अंग्रेजों के संपर्क में थे। चाहे अंग्रेजों के यहां काम करते हो और चाहे अंग्रेजों के यहां से आना जाना हो, चाहे अंग्रेजों के यहां से आना जाना हो। आखिर अंग्रेज अपनी पत्नी के साथ आएगा इंडिया तो किसी से तो मिलेगा।
तो कुछ परिवार जो थे वो निरंतर संपर्क में थे अंग्रेजों के काफी पहले से। दवाइया अच्छा दिलाल को की तो क्या होगा उतर गेला उन परिवारों का? फरवल गई सर वो लोग भी उसका लैंग्वेज जानेगा। वो लोग उसके लैंग्वेज को जानेंगे, वो लोग उनके लैंग्वेज को जानेंगे, वे लोग अंग्रेजी के साहित्य को पढ़ेंगे और वो लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होंगे। ये भी होगा। मुगल जब भारत आए तो कुछ लोग तो मुगलों के संपर्क में आए होंगे ना, जिन्होंने की फारसी भाषा सीखा होगा, मुगलों के भोजन से पहनावे से बेहद प्रभावित हुए होंगे तो उसकी नकल की होगी और मुगलों ने बताया होगा कि तुम्हारे धर्म से हमारा धर्म श्रेष्ठ है, तो उनको प्रसन्न करने के लिए उन्होंने इस्लाम स्वीकार किया होगा, कुछ तो होंगे। तो ऐसा ठीक इंडिया में भी था। कुछ परिवार जो निरंतर अंग्रेजों के संपर्क में थे, उन लोगों ने अंग्रेजी सीखी, अंग्रेजी पहनावा को, अंग्रेजी खान पान को अपनाया और उन्होंने क्रिश्चियनिटी अपना लिया। और अंग्रेजों का उस समय सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस इंडिया के किस शहर में था? कोलकाता, कलकत्ता। तो ये काम सबसे ज्यादा कलकत्ता में ही हुआ होगा। पता नहीं हम सच बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, या मेरा लॉजिक जो है वो सही है या गलत है, आगे पढ़ेंगे तो अंदाज लगना चाहिए कुछ। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडो एंग्लियन पोएट्री विच इज ऑल्सो नोन एज द बिगनिंग, जिसको तो बिगनिंग बोला जाता है और द एज ऑफ पायनियर्स बोला जाता है। कब से कब तक? 1820 से 1870 तक। Reminds the readers of romantics and Victorians. ये रीडर्स को याद दिलाता है इंग्लैंड के रोमांटिक और विक्टोरियन पोएट्स के, as it was a direct outcome of their influence on the new generation. क्योंकि 1820 से 1870 के दौरान इंडिया में अंग्रेजी में जो कविताएं लिखी जा रही थी, उस पर उस समय के इंग्लैंड के कवियों का प्रभाव था। और इस समय अंग्रेजी कविताएं कौन लिख रहा था? वैसे विद्यार्थी जो न्यूली एस्टैब्लिश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में पढ़ रहे थे। लिंक टूटेगा तो वापस कनेक्ट हो जाइएगा। 1857 में, याद रखिएगा, भूल नहीं सकते हैं आप। जब 1835 में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था को स्वीकार कर लिया ब्रिटिश पार्लियामेंट ने और अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई इंडिया में, तो फिर हायर एजुकेशन के लिए 1857 में अंग्रेजों ने 3 जगह पर यूनिवर्सिटीज खोले। वे तीनों जगह जहां पर कि इंग्लैंड के लोग, ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग बहुत ज्यादा संख्या में थे, जहां होल्ड था। और ये 3 जगह थे, यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे और यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। किस साल खुला? 1857। अब यहां पर कुछ विद्यार्थी पढ़ रहे थे। अभी यूनिवर्सिटी खुला तो विद्यार्थी पढ़ेंगे, और विद्यार्थियों को क्या पढ़ाया जाएगा? अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी कि नहीं पढ़ाई जाएगी? यस सर, पढ़ाई जाएगी। और अगर अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी तो अंग्रेजी में क्या पढ़ाया जाएगा? यहां के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा था इंग्लैंड के उस समय के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं को। प्रसिद्ध कवि कौन लोग थे? 1798 से लेकर के 1832 तक इंग्लैंड में कवि लोग हुए जिनको रोमांटिक एज के कवि बोला जाता है। और 1832 से आगे विक्टोरियन कवि हुए। तो इन कवियों की कविताएं पढ़ी जा रही थी इन विद्यार्थियों को। तो
तो ये किनसे प्रभावित होंगे? इन्हीं कवियों से। आपको सुमित्रानंदन पंत की कविता रोज पढ़ाई जाएगी तो आप कविता लिखने की कोशिश कीजिएगा। किसकी तरह? कुमार विश्वास की तरह कि सुमित्रानंदन पंत की तरह? सुमित्रानंदन पंत की तरह आप वैसे ही लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो इन विद्यार्थियों को इंग्लैंड के रोमांटिक एज और विक्टोरियन एज के कवियों को पढ़ाया जाता है यूनिवर्सिटीज में। तो ये लोग रोमांटिक एज के और विक्टोरियन इंग्लैंड के कवियों से बेहद प्रभावित हुए और इन लोगों ने उन्हीं की स्टाइल में कविता लिखना शुरू कर दिया और इनकी कविताएं उनके प्रभाव का डायरेक्ट नतीजा था। और ये कौन लोग थे जो कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे थे? वे यूनिवर्सिटीज जो 1857 में एस्टैब्लिश हुए थे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा आपको। लिंक को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इमीडिएटली कनेक्ट हुई। जो यूनिवर्सिटी में पढ़ा वही कविता लिखेगा। कुछ ऐसे लोग थे जो अंग्रेजों के संपर्क में थे और उन्होंने आरंभ में ही अंग्रेजी सीख ली थी। The early history of Indo-Anglian poetry, which is also known as the beginning of the age of pioneers. सॉरी, ये तो पैराग्राफ पढ़ा। पहला इंपॉर्टेंट आदमी था काशी प्रसाद घोष। काशी प्रसाद घोष। अलग अलग किताबों में प्रसाद की स्पेलिंग अलग आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला आदमी था काशी प्रसाद घोष। Is usually recognized as the first Indian who made some notable contributions to English verse. ये पहला पोएट था जो कुछ इंपॉर्टेंट कविताएं लिखा अंग्रेजी में। अब लिखने को तो हम भी लिख दें, लिखने को आप भी लिख दीजिएगा। तो क्या मेरा और आपका कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगा? नो सर। नो सर। घटिया टाइप की कविता हम और आप भी लिख दें तो वो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। कुछ लोगों ने लिखा होगा, 4 लाइन जोड़ दिया होगा। काशी प्रसाद घोष जो था ये पहला इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर था। इसकी प्रमुख रचनाएं हैं द शायर एंड अदर पोएम्स। शायर किसको बोलते हैं? पोएट को। और मिंस्ट्रेल, मिंस्ट्रेल भी बोलते हैं पोएट को। द शायर एंड अदर पोएम्स, द बोटमैन्स सॉन्ग टू गंगा, शावी इत्यादि। अब नाम तो याद रहे कि न रहे उसमें अब हम कोई आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। जितना याद रहे उतना अच्छा। द शायर इज अ नैरेटिव। शायर नाम की जो कविता है एक कथात्मक कविता है विच डील्स विद अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ अ पोएट हुज लेडी लव डाइज। इस कविता में पोएट जिक्र करता है अपनी प्रेमिका का जिसकी मृत्यु हो जाती है, असमय मृत्यु हो जाती है, प्रेमी उससे मिल नहीं पाता है। तो ये लिखता है The poem is replete with a traditional description of nature. इस कविता में प्रकृति का पारंपरिक वर्णन है। नदी का, नहर का, पहाड़ का, जंगल का, इन सब का जिक्र है। यह कवि अपनी कविता में रोमांटिक्स का असर दिखलाता है। इंग्लैंड में जो रोमांटिक एज के पोएट्स थे वे लोग भी अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया करते थे और काशी प्रसाद घोष ने भी अपनी कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया। तो ये जो था रोमांटिक्स के प्रभाव में था। द पोएट हैज यूज्ड ऑर्नामेंटल बट कन्वेंशनल स्टाइल। इसने अलंकारिक भाषा का इस्तेमाल किया लेकिन शैली जो कविता लिखने की थी वो इंग्लिश की कन्वेंशनल शैली थी कविता लिखने की। ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, जब भी आप अंग्रेजी में कुछ लिखना चाहते हैं तो आप सोचते हैं कि कड़ा कड़ा शब्द लिखेंगे। अक्सर आप सोचते हैं, अक्सर बोलते भी हैं।
अपनी राइटिंग को बेवजह मुश्किल बनाने की कोशिश करते हैं, बेवजह एलिट्रेशन, सिमिली और मेटाफर डालने की कोशिश करते हैं। उससे राइटिंग आपकी ऑर्नामेंटल तो जरूर बन जाती है, लेकिन मुश्किल हो जाती है, समझ में ही नहीं आएगा किसी को। तो काशी प्रसाद घोष की कविताएं भी ऑलमोस्ट ऐसी ही थी। दूसरा इंपॉर्टेंट नाम हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। पूरा नाम याद नहीं रहेगा, इसलिए आप लिख लीजिए HLV डेरोजियो, HLV डेरोजियो। हम पूरा नाम इसलिए लिख दिए हैं कि एक बार तो आपको लिखना ही चाहिए, नाम याद रहना ही चाहिए। डेरोजियो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोएट है, वहीं पर आप रिमार्क लगा लीजिए, इसको आप किसी हालत में नहीं भूल सकते। ये मात्र 22 साल की उम्र में मर गया था। द मार्वेलस बॉय हु पेरिश्ड इन हिज प्राइम। डेरोजियो के बारे में बोला जाता है कि यह एक शानदार कवि था जो अपनी युवा अवस्था में ही बेचारा मर गया। वॉज अ यूरेशियन, यह विशुद्ध रूप से भारतीय नहीं था, यूरेशियन था। यूरेशियन मतलब माता या पिता में से एक यूरोप का और एक एशिया का, यूरोप प्लस एशिया, यूरेशिया। यह एक यूरेशियन था। इसका पिता जो था वो पुर्तगीज था, पिता पुर्तगीज था, और इसकी जो दादी थी वो भारतीय थी। इसकी दादी का विवाह एक पुर्तगीज और दादी भारतीय थी, उससे हुआ, तो पिता जो हुआ वो क्या हो गया, इंडो पुर्तगीज। और इसकी मां एक अंग्रेज थी, तो उससे उत्पन्न संतान था, ये यूरेशियन था। He was a lecturer of English in the Hindu College, Calcutta. ये उस समय के कलकत्ता के हिंदू कॉलेज में प्रोफेसर का काम करता था, पढ़ाने का काम करता था। कॉलेज मतलब कॉलेज जरूरी नहीं है BA वाला कॉलेज। कॉलेज बोलते थे जहां पर कि स्कूल को भी कॉलेज बोलते थे। देखिएगा हजारीबाग में भी सेंट कोलंबा कॉलेजिएट स्कूल है ना नाम, मिशन स्कूल। यस सर। तो ये हिंदू कॉलेज का लेक्चरर था कलकत्ता में। डेरोजियो वाज अंडर द स्पेल ऑफ, डेरोजियो जो था वह प्रभाव में था रोमांटिक पोएट्स ऑफ इंग्लैंड के। कहीं पर मार्जिन में लिख लीजिए 1798 से 1832, 1798 से 1832 द रोमांटिक एज। कहां? पुर्तगाल में या फ्रांस में? इंडिया में। कहां था रोमांटिक? सर इंडिया में, इंग्लैंड में। इसलिए तो पूछ लेते हैं आप लोगों से। और 1832 से 1901, 1832 से 1901 द विक्टोरियन एज। कहां? इंग्लैंड। इंग्लैंड। डेरोजियो जो था वो इंग्लैंड के रोमांटिक कवियों से बेहद प्रभावित था, क्योंकि ये कॉलेज में पढ़ा रहा था, कॉलेज स्कूल जहां भी पढ़ा रहा था, तो आखिर इंग्लैंड के कवियों के बारे में ही ना पढ़ाएगा। हिंदी पढ़ाया जाएगा तो सुमित्रा नंदन पंत के बारे में ना पढ़ाया जाएगा कि जापान के कवि के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ये इंग्लैंड के कवियों के बारे में पढ़ता था, तो उनके प्रभाव में था।
His most famous work, The Fakir of Jangira, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस पर कई बार प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछ चुका है। द फकीर और जंगीरा, जंगीरा जगह का नाम है, फकीर द फकीर और जंगीरा इकोस की कविता में, बेरोजियो के द फकीर और जंगीरा नाम के कविता में इंग्लैंड के रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन का प्रभाव देखा जा सकता है। बायरोनिक इकोस। तो वहीं पर आप मार्जिन में लिख लीजिए लॉर्ड बायरन, LORD, लॉर्ड बायरन, BYRON, लॉर्ड बायरन। ये रोमांटिक एज का इंग्लैंड का पोएट था। रोमांटिक एज के इंग्लैंड का पोएट था। तो बायरोनिक इकोस, बायरन का प्रभाव इसके ऊपर देखा जाता था। कल को आप पढ़ाना शुरू कीजिए और आप अपने विद्यार्थियों से पूछिए कि ताजमहल कहां है, कानपुर में या लखनऊ में, तो आपके ऊपर किसका प्रभाव है? आपका सर। आपके टीचिंग स्टाइल पर किसका प्रभाव है? आपका सर। मेरा प्रभाव है, क्योंकि कभी भी हम ऑप्शन करेक्ट नहीं देते हैं। तो ठीक इसी तरह से इसकी कविताओं पर इंग्लैंड के प्रसिद्ध रोमांटिक पोएट लॉर्ड बायरन का प्रभाव देखा जा सकता था। अब द फकीर ऑफ जंगीरा है क्या? इट इज द टेल ऑफ अ ब्राह्मण विडो नलिनी। एक साल ये भी ऑब्जेक्टिव पूछा है कि द फकीर ऑफ जंगीरा की हीरोइन कौन है, तो नलिनी थी। यह एक ब्राह्मण विधवा नलिनी की कहानी है, who loses her husband twice, जो 2 बार अपने पति को खो देती है, 2 बार अपने पति को खो देती है। पहला पति मर जाता है, पहला पति इसका मर जाता है, तो पहली बार पति को खो दी, विधवा हो गई। विधवा होने के बाद जहां तक हमको कहानी याद पड़ती है, विधवा होने के बाद इसे प्रेम हो गया एक डाकू से, और जब इसे चिता पर अपने पति के साथ जलाया जा रहा था या कुछ इस तरह की घटना घटी थी, एग्जैक्टली अब हमको याद नहीं है, जब इसे अपने पति के साथ जलाया जा रहा था या चिता पर इसको सती किया जा रहा था, उस वक्त यह डाकू फकीर के वेश में आया और नलिनी को ले गया या ले भागा। इस तरह की कुछ कथा ये है, उतना हमको अब याद नहीं है, उतना याद नहीं। He also wrote some poems emphasizing the glorious past of India. इसने कुछ ऐसी कविताएं भी लिखी जिसमें भारत के शानदार अतीत की चर्चा की गई कि भारत हमारा सोने की चिड़िया थी, भारत बहुत शानदार था, अंग्रेजों के आने के बाद हम गुलाम हो गए हैं। तो इस तरह की कुछ कविताएं इसने लिखी। इंस्पायरिंग द यूथ टू फ्री देयर मदरलैंड फ्रॉम द शैकल्स ऑफ स्लेवरी, इसने अपनी कविताओं में भारतीय युवकों को प्रेरित किया कि वह अपनी मातृभूमि को गुलामी के शैकल्स, गुलामी के जंजीरों से मुक्त कराएं। My native land is one of such inspiring poems. My native land इसकी इसी तरह की प्रसिद्ध कविता है। तो इसकी कविताओं की 2 खूबियां थी, एक तो रोमांटिक्स का प्रभाव था इसके ऊपर, और दूसरा इसने पैट्रियोटिक पोएम्स लिखे, देशभक्ति की कविताएं भी इसने लिखी। तीसरा महत्वपूर्ण नाम था माइकल मधुसूदन दत्त। अब यह नाम बड़ा विचित्र लग रहा है आपको। इसका असली नाम था मधुसूदन दत्त, और यह बंगाल के एक प्रतिष्ठित कायस्थ परिवार का था।
लेकिन अंग्रेजों के संपर्क में आने के बाद, अंग्रेजी शिक्षा मिलने के बाद इसने अपना धर्म परिवर्तित कर लिया और क्या बन गया? क्रिश्चियन। तो इस तरह की घटनाएं बहुत हुई। और कौन लोग क्रिश्चियन बने? जो लोग पहले से इंग्लिश भोले भाले आदिवासी नहीं, जो पढ़े लिखे थे और जो ईसाइयों के संपर्क में आए, तो वो लोग क्रिश्चियन बने। उनमें से एक परिवार था माइकल मधुसूदन दत्त का। was an outstanding name in the history of Indo-Anglian poetry, एक इंपॉर्टेंट नाम है। A Hindu Bengali by birth, यह एक हिंदू था जन्म से। दत्त embraced Christianity, जिक्र इन बातों का जरूरी है। दत्त ईसाई बन गया एंड देन माइग्रेटेड टू चेन्नई, और उसके बाद चेन्नई चला गया। अब ईसाई बन जाएगा, आप में से आपके परिवार का कोई सदस्य ईसाई बन जाए या मुसलमान बन जाए, उसको चैन से रहने देंगे गांव वाले? नहीं सर। भागेगा कि नहीं भागेगा? ये भी अपना चेन्नई चला गया, मद्रास चला गया। His most memorable work is The Captive Lady. इसकी बेहद प्रसिद्ध रचना है The Captive Lady. It's a long metrical verse. यह एक लंबी सी कविता है। He attempts to tell the story of पृथ्वीराज and संयोगिता, जिसमें इसने पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी बतलाने की कोशिश की है। पृथ्वीराज और संयोगिता की कहानी जानते हैं या नहीं जानते? नहीं जानते हैं। नो सर। संयोगिता के पिता का नाम था जयचंद। वही जयचंद जिसने मोहम्मद गौरी के हमले में पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी का साथ दिया था। जयचंद की पुत्री का नाम था संयोगिता। संयोगिता और पृथ्वीराज चौहान में प्रेम हो गया। संयोगिता का स्वयंवर था। ये कथा है, अब इतिहास क्या है पता नहीं। चंद बरदाई नाम के पोएट की कविता पृथ्वीराज रासो की यह कहानी है। संयोगिता का स्वयंवर किया गया, जिसमें सभी राजाओं को बुलाया गया, पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया गया। और पृथ्वीराज चौहान की एक मूर्ति उसमें रख दी गई। संयोगिता ने अपना वरमाला पृथ्वीराज चौहान के गले में डाल दिया, मूर्ति के गले में डाल दिया। पृथ्वीराज चौहान वहीं पर वेश बदल करके मौजूद था। उसने तुरंत संयोगिता को अपने घोड़े पर बिठाया और किले के 7वीं मंजिल से घोड़े को छलांग लगा करके संयोगिता को ले भागा। अगर पृथ्वीराज संयोगिता की कहानी नहीं जानते हैं तो दुख की बात है, आप लोग कतई तो नहीं पढ़ते हैं। His other works in English are Voices of the Past. इसने कुछ और कविताएं लिखी, Voices of the Past, Translation of Sarmishta and Ratnavali, His fame rests on his great Bengali epic. इसने बांग्ला भाषा में एक शानदार एपिक लिखा जिसका नाम था मेघनाद वध। मेघनाद कौन था? रावण का पुत्र सर। रावण। Centering round the heroic figure of इंद्रजीत, रावण सन मेघनाद, जो इंद्रजीत था। इंद्र को जीत लिया था उसने, और इंद्र जो था वो कंट्रोल करता था मेघ, बादलों को, इसलिए उसका नाम पड़ गया मेघनाद। रावण के पुत्र के इर्द गिर्द ये कविता है। तो ये माइकल मधुसूदन दत्त का इतिहास है। यहीं पर छोड़ते हैं। कल का डिसाइड हम नहीं किए हैं कि क्या करेंगे। कल बकरीद है, तो कल का डिसाइड नहीं किए हैं कि क्या करेंगे, पढ़ा पाएंगे नहीं पढ़ा पाएंगे, क्या करेंगे। ऐसे बकरीद हम तो नहीं मनाते हैं, लेकिन फिर भी अगर बाकी सब बैचेस छुट्टी मांगेगा तो कल तुम लोगों को भी छुट्टी कर देंगे। आज तुम लोगों का है क्या?